Our next topic is the community medicine, health planning and management. Now, first of all, we should learn about some of the analysis. So, first analysis we have to learn is the cost benefit analysis. This is the business oriented analysis where the input and output we compare in terms of money. So the input we give in terms of money is compared to the output what we get in terms of money. This is a totally business oriented analysis. Another one analysis is the cost effectiveness analysis. This analysis deals with the comparison of the input and output in terms of two different things. The input is money and the output is a better one, which is the quality of life improved. So we here consider the input in terms of money, what we invest or what we give, the input in terms of money, and we see the output in terms of quality of life improved. So these are the cost benefit and the cost effectiveness analysis. Now the third analysis is the system analysis. Here we compare the cost effectiveness of two or more programs or interventions with each other. बेसिकली यहाँ पे अपन देखते हैं कि कम पैसे में फ़ायदा ज़्यादा कहाँ होगा, कौन से प्रोग्राम या फिर इंटरवेंशन से कम पैसे लगेंगे इनपुट के अंदर और ज़्यादा फ़ायदा होगा अपनी हेल्थ केयर को आउटपुट के अंदर. तो ये इनपुट और फ़ायदा आउटपुट. ऊपर देखा अपन ने कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस इनपुट मनी की टर्म्स में और आउटपुट क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड. और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इनपुट भी मनी की टर्म्स में और आउटपुट भी मनी की टर्म्स में. कितना इनपुट अगर अपन मनी की टर्म्स में देंगे जो कि अपने को पैसे के रूप में कितना आउटपुट देगा. तो अब सिस्टम एनालिसिस को थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं. सिस्टम एनालिसिस का एक एग्जांपल है, जैसे एक डॉक्टर होते हुए आपने डिसाइड किया कि आप अपने एरिया से माल न्यूट्रिशन को भगाएंगे. तो माल न्यूट्रिशन मोस्टली जो मिलेगा वो स्लम्स और अंडर डेवलप्ड एरिया ऑफ सिटी में आप गए और वहाँ जाकर आप उस एरिया या फिर विलेज में जाके आपके पास दो मेथड हैं इस सिस्टम एनालिसिस को करने के लिए. फर्स्ट, आप वहाँ पे गए, गो टू द एरिया और जो मिड आर्म सरकमफेरेंस है चिल्ड्रन की, वहाँ पे वो आपने मेज़र करी शाकिर टेप से. तो ये आपने मेज़र करने के बाद में जो रिजल्ट्स आप देखेंगे वो होता है कि अगर
अगर कोई भी चाइल्ड जिसकी एज बिलो 5 ईयर है और उसका जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस है वो लेस देन 12.5 सेंटीमीटर आता है तो वो बच्चा मालनरिश्ड होगा। ये क्राइटेरिया रहता है शाके टेप में। और अगर द सर्कमफेरेंस इज लेस देन 11 तो वो होगा SAM, मतलब सीवियरली एक्यूटली मालनरिश्ड। ऐसे केस में SAM वाले बच्चे को अपन भेजेंगे न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर पे। और इस प्रकार से आपको उस पर्टिकुलर एरिया की न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन पता चल जाएगा। जिस चाइल्ड की एज बिलो 5 ईयर्स है और उसका मिड आर्म सर्कमफेरेंस लेस देन 12.5 सेंटीमीटर आता है तो वह मालनरिश्ड है, और अगर वो लेस देन 11 सेंटीमीटर आता है तो वो सीवियरली एक्यूटली मालनरिश्ड है। ऐसे बच्चों को न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन में भेजा जाता है। अब जो दूसरी अप्रोच है वो थोड़ी हटके है। इसमें जो डॉक्टर होता है वो गो टू विलेज और हर विलेज में या फिर हर गांव के एक जगह गांव में ऐसी ज़रूर होती है जहाँ पे गांव की पंचायत या फिर मीटिंग्स, जिसको चौपाल या फिर आप कुछ भी बोलते होंगे, एक बड़े से पेड़ के चारों तरफ का एरिया जहाँ पे गांव वाले मीटिंग करते हैं, वहाँ पे आप ANM या फिर आशा को लेके गए और वहाँ पे आपने आसपास के एरिया की जितनी भी लेडीज़ थी उनको अपने बच्चों के साथ वहाँ पे इकट्ठा किया और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। उस मीटिंग के अंदर आपने सर्टिफिकेट बांटे। आप डॉक्टर हैं, आप विलेज में गए, ANM और आशा की मदद से आपने वहाँ पे जो भी लोकल हेल्थ वर्कर हैं उनकी मदद से आपने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई। और आप एक छोटा सा काम और करें, लोकल न्यूज़पेपर जो रहता है उसको कॉल करें और आपकी जो ये मीटिंग है इस मीटिंग के अंदर आप प्राइजेज़ या फिर सर्टिफिकेट दें उन बच्चों को। आप उस विलेज या फिर जो अंडर डेवलप्ड एरिया है उसके उन बच्चों को सर्टिफिकेट दें जो कि हेल्दी हैं, और जो उनकी मॉम है, इन बच्चों की जो मदर्स हैं उनको भी आप अप्रिसिएशन के तौर पे कुछ दें और यह अनाउंसमेंट करें कि ये जो मीटिंग है विल बी रीहेल्ड आफ्टर कुछ भी टाइम, 6 मंथ या फिर 3 मंथ, और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो सर्टिफिकेट विल बी गिवन, लेकिन वो सर्टिफिकेट आप डिफरेंट चिल्ड्रन को देंगे। जो इस बार बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और अलग बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो मदर्स हैं आप उनको भी कॉल कर सकते हैं, कॉल फॉरवर्ड करें उस मीटिंग में कि आपने उसी सेम इलाके में रहते हुए आपने अपने बच्चों को क्या फूड या फिर डाइट दी जिससे कि आपका बच्चा तो हेल्दी है और इलाके के बाकी के बच्चे एकदम कमज़ोर हैं। ऐसा क्या कारण रहा या फिर क्या डिफरेंस रहा उस बच्चे में और इलाके के बाकी के बच्चों में, उसकी डाइट के अंदर, जो वो बच्चा हेल्दी है और इलाके के बाकी बच्चे मालनरिश्ड हैं। और इससे
वो आसपास के इलाके के अंदर पॉजिटिव डेविएंस आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव डेविएंस। अब अपन बात करते हैं डेविएंस पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव डेविएंस का मतलब होता है जब एक बच्चे को सर्टिफिकेट मिलता देख दूसरी मदर देखेगी तो जो अच्छी चीज़ थी वो बच्चा हेल्दी था। हेल्दी चिल्ड्रन का एप्रिसिएशन किया आपने। ये एप्रिसिएशन सुन के और जो अदर चाइल्ड हैं वो भी अपनी डाइट के ऊपर फोकस करेंगे और ये डाइट के ऊपर फोकस करने के बाद में वो भी चाहेंगे कि उन्हें भी नेक्स्ट टाइम एप्रिसिएशन मिले, वो भी अगली बार हेल्दी की कैटेगरी में आएँ और इस प्रकार से पॉजिटिव डेविएंस हो जाएगा। डेविएशन का मतलब होता है कि जो लीक से चल रहे थे अभी, जैसे कुछ बच्चे हेल्दी थे और कुछ बच्चे सब इधर थे, ज़्यादातर बच्चे इधर थे। अब ये जो इधर वाले बच्चे हैं ये डेविएट होना शुरू होंगे और ये भी हेल्दी होने की तरफ चलेंगे। इसलिए द नंबर ऑफ हेल्दी स्टूडेंट्स और हेल्दी चिल्ड्रन विल बी रेज्ड इन द सेम एरिया, और ये होगा खुद फुल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वजह से। तो ये था सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस को एक बार बाद फिर से देखें। इसमें अपन करते हैं कंपेयर द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स और इंटरवेंशन विद ईच अदर। अपन इसमें कंपेयर करते हैं कि कम पैसे में फ़ायदा ज़्यादा कहाँ पे होगा। अपना इनपुट कम पैसे का लगे और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट बेनिफिट के रूप में मिले। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि आफ्टर बीइंग ए डॉक्टर, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आप मान लीजिए डिसाइड करते हैं कि आप अपने इलाके से मालन्यूट्रिशन को हटाएंगे, तो इसके आपके पास 2 अप्रोच रहेंगी। एक तो आप उस एरिया में जाएं जहां पर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ लेस, जहाँ पे ज़्यादातर गरीब या फिर अंडर प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं, और वहाँ पे जाके आप सभी जो बच्चे हैं उनकी साकेट टेप से मिड आर्म सर्कमफेरेंस मेज़र करें, और उसके बाद में जो भी चिल्ड्रन 5 साल से कम के हैं और उनकी मिड आर्म सर्कमफेरेंस 12.5 सेंटीमीटर से कम आती है, उनको आप मालनरिश्ड रिकॉर्ड करें और उनको आप वहाँ पे जाके बोल के आएँ कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और जो बच्चों की मिड आर्म सर्कमफेरेंस 11 सेंटीमीटर से कम आती है, आप उनको न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन में भेजें, क्योंकि वो बच्चे होते हैं सीवियरली एक्यूटली मालनरिश्ड। इस अप्रोच से बच्चों की हेल्थ के अंदर सुधार तो आएगा, लेकिन वो जो अमाउंट होगी वो उस अमाउंट में नहीं आएगा जिसमें आप चाहते हैं। दूसरा जो मेथड है जो कि ज़्यादा बेटर है, आप विलेज में जाके एक पर्टिकुलर एरिया पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएं जिसमें आसपास के सभी मदर्स और चिल्ड्रन को बुलाएं, और वहाँ पे जो भी हेल्दी चिल्ड्रन हैं उनको आप सर्टिफिकेट दें और उनकी मदर्स को भी एप्रिसिएशन के तौर पे कुछ गिफ्ट दें। उनको भी सर्टिफिकेट जब मिलेगा तो वो सभी एप्रिसिएटेड और अच्छा फील करेंगे। और आप यह अनाउंस करें कि ये जो मीटिंग है दिस विल बी रिपीटेड आफ्टर 6 months और 3 months, एंड नेक्स्ट टाइम सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू डिफरेंट चिल्ड्रन। इस कारण से वहाँ की सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव डेविएंस आएगा, और वो जो बच्चे जो कि मालनरिश्ड या फिर अंडर नरिश्ड हैं वो बाकी हेल्दी चिल्ड्रन की डाइट प्लान को देखेंगे, उनको सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हेल्दी बनने की। अगला जो है एनालिसिस वो है नेटवर्क एनालिसिस। ये है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस के अंदर अपन 2 पढ़ते हैं, एक है पर्ट और दूसरा है क्रिटिकल पाथवे मेथड। पर्ट का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इस डेफिनेशन का सीधा साधा मीनिंग यह निकलता है कि प्लान योर टाइम बिफोर
टेकिंग द एक्शन। क्या समझे अपन? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कोई भी प्रोग्राम है उसका इवेल्युएशन और रिव्यू टेक्निक। अब अपन बात करते हैं इसके एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल की, जो कि आपकी किचन में मिलता है। जैसे while cooking food in the kitchen, our mom फर्स्ट ऑफ ऑल वो गैस के ऊपर पल्सेस या फिर दाल चढ़ा देती हैं, जो कि 4-5 सीटी में दाल बन के तैयार हो जाती है। इतने में साथ वो चावल भी गैस पे चढ़ा देती हैं और आटा लगा लेती हैं रोटी बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक दाल बनेगी तब तक रोटी का आटा लग जाएगा और साथ में चावल भी पक के तैयार हो जाएंगे। तो सारा खाना एक टाइम पे अच्छे टेम्परेचर पे वो सर्व कर पाती हैं। तो ये हो गया प्लानिंग योर टाइम बिफोर टेकिंग द एक्शन। मतलब कि आप कोई भी काम करें उसके जो इवेंट होंगे आप उनको पहले प्लान करें और टाइम के अकॉर्डिंग उनको एकदम एग्जैक्टली प्लान करके उसके बाद में एक्शन लें। अब आप एग्जांपल लेते हैं अपन दूसरा। फर्स्ट तो हो गया किचन का, और दूसरा एग्जांपल है, सपोज कीजिए आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं किसी भी एरिया में। अब बात करें कि आप डॉक्टर बनने के बाद आपके गांव में आपने यह डिसाइड किया कि आप एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। हॉस्पिटल एक आप अच्छा सा बनवाएंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर होगी उसकी बनने की जो ड्यूरेशन होगी वो कम से कम 1 साल आपको लग जाएगा। अब आप इस 1 साल को बहुत ही वाइजली प्लान करें। जो 1 साल है उसमें से आप जो 1 साल आपकी बिल्डिंग को बनने में लगेगा, उस 1 साल में आप जो फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स आप इस हिसाब से टाइम को डिवाइड करें। तो जो फर्स्ट 6 मंथ्स होंगे उसमें आप स्टाफ रिक्रूटमेंट करें। स्टाफ रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जो भी आप नर्सिंग स्टाफ या फिर जितना भी स्टाफ उसके अंदर रखेंगे हॉस्पिटल के अंदर, फार्मेसी स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, जितना भी होगा मैनेजमेंट का, वो आप रिक्रूटमेंट करें उस स्टाफ का और कोशिश करें वो लोकल पीपल ही हों, क्योंकि वो लोकल होंगे तो उनको आना जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे और आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और जो नेक्स्ट थिंग जो आप करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में, आपको करने हैं 2 काम। फर्स्ट काम तो आपको करना है ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को। वो आप खुद दे सकते हैं या फिर जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़ जैसी संस्थान में भेज सकते हैं, जहाँ पे उनको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। अगर स्टाफ अच्छे से वेल ट्रेंड होगा तो वो आपके साथ हैप्पी भी रहेगा और ज़्यादा लंबे समय तक भी काम करेगा। और जो सेकंड थिंग है वो आपको करनी है परचेज मशीन्स फॉर द हॉस्पिटल। क्या होता है कि अगर आप 1 ईयर जो टोटल लग रहा है उसमें अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में ही मशीन परचेज कर लेते हैं तो 1 ईयर में जब तक हॉस्पिटल बन के तैयार होता है तब तक वो मशीन जंग खा जाती हैं और फिर वो एकदम नई होते हुए भी, अनयूज्ड होते हुए भी ऐसे लगती हैं जैसे पुरानी हो। और अगर आप 1 साल तक, अगर आप 1 साल तक हॉस्पिटल बनाते रहे और फिर नेक्स्ट 6 मंथ तक वो बिल्डिंग बंद पड़ी रही क्योंकि वो परचेज नहीं करी मशीन्स आपने, और पूरी बिल्डिंग बनने के बाद में अगर आप मशीन परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो बिल्डिंग जो आजकल नॉर्मली बनती है उसके अंदर सीलन और दरारें पड़ जाती हैं, तो वो हॉस्पिटल नया होते हुए भी पुराना लगने लग जाता है। इसलिए यू मस्ट प्लान योर हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू टाइम। Before taking action, plan your time. This is the program evaluation and review technique. In the next video, we will be discussing about the critical pathway method or the bottleneck phenomena.